हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर दिशा दूरी वाले आप इसकी एक वीडियो बना दीजिए। तो जल्दी ही आपको उसकी कंप्लीट वीडियो, सारे क्वेश्चन उसमें मैं इंक्लूड कर लूँगा। दिशा दूरी वाले, चाल बराबर दूरी बटे समय वाले, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं उसमें इंक्लूड कर लूँगा। तो आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। तो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर कंप्लीट वीडियो बना दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। तो जल्दी कल या परसों में आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी से। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है हमारा कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का प्रचलन है। कहता है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, दक्षिणी क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। तो भारत में जो स्थानांतरित खेती का जो प्रचलन है वो हमारा कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। स्थानांतरित खेती होती क्या है, देखो स्थानांतरित खेती को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित खेती को हम झूम खेती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। झूम खेती पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि इसे क्या कहा जाता है, कि इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। जनजातीय, इधर आएगा मात्रा, ठीक। जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा। और क्या कहा जाता है, इसमें कुछ समय तक क्या होता है, किसी भूखंड पर जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। इसके पश्चात दूसरों स्थानों पर पुनः वृक्षों की कटाई पर खेती की जाती है। और इसका प्रचलन भारत के कहाँ पर पाया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। फिलहाल तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 72 कहता है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप लोग इस पे सर्किल कर लें जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। पेपर में भी आपको यही करना है एग्जाम सेंटर में। कहता है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ये तो बहुत ठीक लग रहा है मुझे, है ना। कहता है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये गलत लग रहा है। कहता है ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है, ये वाले भी ठीक है। कह रहा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्वतीय प्रभाव हो सकते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है आपका। कहता है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। देखो नदी में जो बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, बांध से क्या होती है, जल विद्युत की उत्पत्ति होती है। वहीं ये पानी व हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इससे क्या होता है कि विकास को तो प्रोत्साहन मिलता है, वही स्थानीय लोगों को विस्थापित करके विकास को भी प्रभावित करता है। ये पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से जैव विविधता को प्रभावित करता है। इस प्रकार बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो ठीक है, विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है, क्योंकि कभी भी टूट सकता है, विकास खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कहता है जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी है। तो एक ट्रिक आप लोगों के लिए, ठीक है। ट्रिक क्या है वो आपकी, एक ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इससे आपकी सारी सुविधा हल हो जाएगी। देखो ओ से हो जाता है आपका ओजोन, ठीक। मी से हो जाता है आपका मीथेन, मीथेन को CH3 बोलते हैं, CH4 सॉरी। ना से हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O लिखते हैं, ठीक है, N2O लिखते हैं। कल से हो जाता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे हम बोलते हैं CFC, ठीक है। का से क्या हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से क्या हो जाता है आपका जलवाष्प,
ठीक है। तो सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसें इसमें आपकी आ गई हैं। तो ट्रिक क्या है, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन जिसे हम O3 बोलते हैं, मी से मीथेन जिसे हम CH4 बोलते हैं, ना से नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O बोलते हैं, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC बोलते हैं, का से कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 बोलते हैं, जल से जलवाष्प, और ये आपका साइलेंट रहेगा लगाना। ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, जलवाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, यानी कि ये सभी आ जाएंगी। अच्छा, अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ये जो गैसें होती हैं जलवायु परिवर्तन यानी कि वैश्विक ऊष्मण आदि के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी मात्रा में वृद्धि से वैश्विक समस्या उत्पन्न होने लगती है। वर्तमान में भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। कहता है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए कहता है कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं। कहता है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है। अब आप समझ लीजिए, देखो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, साथ ही वे हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। ठीक है। आगे क्या कहता है कि जिसमें वर्षा कम होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। ठीक है। और क्या होता है, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। ठीक है। तो अब ऑप्शन कौन सा लगाएं? देखो ऑप्शन ए भी ठीक है आपका, ये वाला भी ठीक है। ठीक है। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, ये कौन सा नहीं है होते हैं। तो ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन प्राथमिकता CBSE ने किसने दिया है? जो ये ऑप्शन गलत हो गया था ना, इस पर कॉमन मार्क्स मिला था, तो उसको इसने ये वाला माना था। ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 75 कहता है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस या कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में जो उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है वो है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। अब ये प्रभावित हो क्यों रहा है, कहाँ से आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड? देखो आगरा के बराबर में ही क्या है हमारा, मथुरा है। और मथुरा में कौन सी फैक्ट्री है? मथुरा में रिफाइनरी फैक्ट्री है। रिफाइनरी फैक्ट्री है। तो वहाँ से क्या होता है, जो गैस वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड से जाके जगह होती हैं, मिल जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, मिलकर क्या होती हैं, अम्लीय वर्षा या विषैली गैसों का निर्माण करती हैं। ये गैसें अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर क्या कर गिर पर प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि ताजमहल में आसपास में क्या है, सफाई रखी जाती है। अच्छा SO2 को हम क्या बोलते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। SO2 को हम स्टोन कैंसर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोर कैंसर वो गैस बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये पत्थर पे पड़ने पर चटक जाता है पत्थर से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। कहता है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? पल्लव राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, या चोल वंश ने, या काकतीय? ये पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, काकतीय राजवंश ने कराया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जब ये आया था तो बच्चों से हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करके सोच के ही नहीं गए थे कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर लें, हो सकता है आ जाए। कहता है कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml यानी कि 3 ml मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो घनत्व बराबर होता है आपका, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक। अब इधर आ जाते हैं, जगह नहीं है इधर। घनत्व हमें कितना दे रखा है? 15 बराबर द्रव्यमान हमको निकालना है,
और आयतन कितना दे रखा है 3, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप तो 15 3 45। द्रव्यमान कितना आ जाएगा आपका 45 ग्राम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणा अपॉन या बटे आयतन। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अदिश राशि होती क्या, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, जिस भौतिक राशि में मात्रा, जिसे हम परिमाण बोलते हैं, तथा दिशा दोनों होती हैं, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। और जिसमें केवल दिशा होती है, वो सॉरी, जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, फिर से समझ लीजिए। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी जिसे हम परिमाण बोलते हैं तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे हम सदिश बोलते हैं। और उदाहरणतः जैसे कि वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया आदि। इसके विपरीत जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है केवल, और क्या दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं, जैसे कि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है। अब बाकी जितनी भी राशि हैं ये हमारी क्या है, संवेग, क्योंकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। इसमें क्या होता है, केवल इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। जबकि सदिश में क्या होता है, सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इजी है। कहता है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी। ठीक है, देखो, ऐसी वस्तु जिसमें सूर्य की किरणें आर पार नहीं हो सकती उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं, और जिसमें पारदर्शी हो जाती हैं उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें गुजर जा रही नहीं गुजर पा रही हैं तो इसे हम अपारदर्शी बोलेंगे, और अगर गुजर जाएंगे तो उसे हम पारदर्शी बोलेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर हमें बताना है। देखो, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप केवल इतना से याद रखिए कि पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार जो होता है, चंद्रमा पर स्थित किसी वस्तु के भार का कितना होता है, 6 गुना होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए आप, कितना गुना होता है, 6 गुना होता है। ठीक, तो द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है, तो पृथ्वी पर कितना होगा, 6 गुना होगा, यानी कि कितना हो गया, 60 kg। ठीक, ये आ गया आपका उत्तर। ठीक, आज के लिए इतना ही।